नमस्कार दोस्तों, कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे रेरा एक्ट 2016 के बारे में। 2016 में रेरा एक्ट लागू हो गया था पूरे देश भर में। उसके बावजूद भी हमें उपभोक्ताओं से बहुत सारे प्रश्न इस संबंध में आते हैं कि क्या अब हम बिल्डर बायर के केसेस केवल रेरा एक्ट के अंतर्गत रेरा ट्रिब्यूनल में ही फाइल कर सकते हैं या पहले के जैसे कंज्यूमर कोर्ट में भी हम जा सकते हैं, और कहाँ जाना बेहतर होगा, कहाँ जल्दी हो जाएगा फैसला, ये सारे प्रश्न हमारे पास आते हैं। तो आज हम रेरा एक्ट 2016 के इम्पॉर्टेंट फीचर्स पर प्रकाश डालेंगे और आपको बताएंगे कि इस एक्ट के आने का पर्पस क्या था और इस एक्ट के आने से बिल्डर्स के ऊपर किस तरह के नियम लागू हो गए और बिल्डर्स को किस तरह से उनकी मनमानी से रोकने की कोशिश की गई, और साथ ही ये भी बताएंगे कि बिल्डर बायर के केसेस और कहाँ कहाँ पर फाइल किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि रेरा एक्ट आने से बिल्डर बायर के केसेस सिविल कोर्ट में नहीं जा सकेंगे, और इसके लिए एक एडिशनल रेमेडी जो अवेलेबल है आपको, वो है कंज्यूमर कोर्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत एस्टैब्लिश्ड कंज्यूमर कमीशन के सामने भी आप बिल्डर बायर के केसेस डाल सकते हैं। अंतर भी बता दें आपको, रेरा एक्ट केवल और केवल बिल्डर्स के मैटर्स को ही सॉल्व करता है, जबकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत एस्टैब्लिश्ड कंज्यूमर कमीशन और भी कंज्यूमर से रिलेटेड सर्विसेज में डेफिशिएंसी होने पर सारे तरह के केसेस सुनता है। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको केस अपना कहाँ डालना है। दोनों ही ऑप्शंस आपको उपलब्ध हैं। अब हम आते हैं रेरा एक्ट क्यों बना और रेरा एक्ट के अंतर्गत क्या क्या आवश्यक फीचर्स हैं, इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। रेरा एक्ट भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की तरह से सेंट्रल एक्ट है और इसमें ये स्टेट का दायित्व होगा कि वे अपने स्टेट में रेरा अथॉरिटी के नाम से एक रेगुलेटरी बॉडी स्थापित की जाएगी और फिर स्टेट ही उनका ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम बनाएगा जिसको कहेंगे ट्रिब्यूनल, और इस ट्रिब्यूनल के आदेशों पर अपील के लिए भी अपीलेंट ट्रिब्यूनल भी बनाया जाएगा। दूसरा, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट विद अथॉरिटी इज मैंडेटरी। कोई भी बिल्डर कोई भी प्रोजेक्ट अगर शुरू करेगा तो सबसे पहले उसे इस अथॉरिटी में अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना होगा। 500 स्क्वायर मीटर से अधिक के लैंड पर यदि वो प्रोजेक्ट बनाएगा तो उसको पहले रेरा में रजिस्टर करेगा। रेरा की जानकारी में आएगा कि अमुक बिल्डर ये प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है। तीसरा, इस अथॉरिटी को, रियल एस्टेट रेगुलेटरी बॉडी को अधिकार होगा कि वो रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों तरह के प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करेगा और जितने भी बिल्डर बायर के डिस्प्यूट्स होंगे उनको जांचेगा यदि कोई शिकायत रेगुलेटरी बॉडी के पास आती है तो। इसके साथ ही सेक्शन 79 में ये प्रोविज़न कर दिया कि सिविल कोर्ट बिल्डर बायर के मैटर्स के बीच में इंटरवीन नहीं करेगा, मीनिंग देयर बाय कि अब होम बायर अपने ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए रियल एस्टेट अथॉरिटी और रियल एस्टेट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा अपने ग्रीवांस को रिड्रेस करवाने के लिए। किंतु यहाँ पर ये भी स्पष्ट कर दें कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का अधिकार क्षेत्र रहेगा। कंज्यूमर कमीशन भी रियल एस्टेट रिलेटेड मैटर्स को सुन सकेगा। अगला है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स ऑफ प्रोजेक्ट। कोई भी बिल्डर यदि प्रोजेक्ट शुरू करता है तो सबसे पहले उसे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे। रियल एस्टेट अथॉरिटी ही अप्रूवल्स देगी और कोई भी अथॉरिटी अप्रूवल देने के लिए सक्षम नहीं होगी। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, फंड्स यूटिलाइजेशन नॉर्म्स। अभी तक क्या होता था कि बिल्डर सारी पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर लेते थे और पैसा इकट्ठा करके बैंक में डालने के बाद उसी पैसे से
अपना दूसरा प्रोजेक्ट शुरू कर देते थे और वो प्रोजेक्ट अभी वहीं का वहीं पड़ा रह जाता था। प्रोजेक्ट सालों साल शुरू नहीं होता था। अब रेरा एक्ट के बनने के बाद से ये कंपलसरी हो गया है कि डेवलपर अपना जितना पैसा इकट्ठा किया पब्लिक से उसका 70% उसी अकाउंट में रखेगा और उस 70% पैसे को किसी और प्रोजेक्ट में नहीं लगाएगा और उसी प्रोजेक्ट के लिए ही वो इन्वेस्ट करेगा। इस तरह से आम पब्लिक की मनी जिस प्रोजेक्ट के लिए ली गई उसी प्रोजेक्ट में ही इस्तेमाल होगी, किसी और प्रोजेक्ट में नहीं जाएगी। अब एक और डिस्प्यूट हमेशा रहता था बिल्डर बायर के बीच में, कारपेट एरिया। जब पैसे की गिनती होती थी तो कारपेट एरिया और बिल्डअप एरिया का बहुत डिस्प्यूट हुआ करते थे कि कितना कारपेट एरिया है और कौन सा एरिया बिल्टअप एरिया माना जाए। अब रेरा बनने के बाद हर एग्रीमेंट में ये क्लियरली स्पेसिफाई होगा कि कितना कारपेट एरिया है और कितना बिल्डअप एरिया है। जैसे जो कॉमन एरिया होता था, सीढ़ियों का हो गया या कोई कम्युनिटी हॉल बना दिया या पार्किंग का स्पेस है, इस तरह के स्पेस को दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ करता था। अब कारपेट एरिया क्या होगा वो स्पेसिफाई किया जाएगा, कहाँ तक होगा वो पूरा ईयर मार्क होगा। तो इस प्रश्न का भी सॉल्यूशन हो गया, कोई एम्बिग्यूटी इसमें ना रहे। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। अभी तक क्या होता था, बिल्डर ने एडवर्टाइजमेंट दी, पैसा इनवाइट किया, पैसा ले लिया और आम पब्लिक को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी। तो रेरा एक्ट के बाद ये कंपलसरी हो गया कि वो अपनी वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन क्लियर टर्म्स में बताएंगे और हर नागरिक उस इंफॉर्मेशन को ले सकेगा वेब के माध्यम से, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के बारे में होगी, लेआउट के बारे में होगी, गवर्नमेंट अप्रूवल्स के बारे में होगी, लैंड का स्टेटस क्या है वो बताया जाएगा, सब कॉन्ट्रैक्टर कौन होंगे प्रोजेक्ट में और शेड्यूल क्या होगा कंप्लीशन का। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वेब पर मिलेगी और ये वेबसाइट पे देना बिल्डर के लिए आवश्यक होगा। अगला है कंप्लीशन एंड ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। पूरे प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेना आवश्यक है और ये दायित्व भी रेरा अथॉरिटी को दिया गया कि कोई भी प्रोजेक्ट यदि कंप्लीट होता है तो उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दोनों ही अथॉरिटी ही इशू करेगी, सारी चीज़ों का सुपरविज़न करने के बाद। और यदि कोई किसी प्रोजेक्ट में अल्टरेशन करनी है उसकी परमिशन भी रियल एस्टेट से ली जाएगी और एज पर नॉर्म्स जो होम बायर्स होंगे उनका भी उसमें कंसेंट लिया जाएगा। और नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर डिले। होम बायर्स को बहुत तकलीफ होती थी कि जब हम लेट लेते हैं पैसा तो 24% इंटरेस्ट लगा के बताते हैं और जब हमको डिले के लिए कंपनसेशन देनी होती है तो बड़ा ही नॉमिनल अमाउंट एग्रीमेंट में लिखा जाता था और एग्रीमेंट चूँकि वन साइडेड हुआ करते थे तो उसमें होम बायर के पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं होती थी, इसलिए उसको उस पर साइन करना पड़ता था। अब पेनल्टी क्लॉज के बारे में यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट देने में डिफ़ॉल्ट के लिए उनसे ली जाएगी वही पेनल्टी और रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्डर को भी देना होगा होम बायर को यदि प्रोजेक्ट डिले होता है तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के नए विषय के साथ, तब तक हमें आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको रेगुलरली मिलते रहें और हमारा आपका संवाद बना रहे। थैंक यू वेरी मच।